जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ खान और विज़न से बात कर रहा हूँ। जी आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़े पे। यूएस नॉन इमिग्रेंट की जो टोटल जो एग्ज़ाम है वो हैं 18 विज़िट वीज़े की। और जो मोस्टली जो पाकिस्तान में जो वीज़े अप्लाई हो रहे हैं वो हैं 3 कैटेगरीज़ हैं, जिसके ऊपर मैं आपको आज ब्रीफ करूँगा। वो है B1 वीज़ा, B1 B2 वीज़ा और B2 वीज़ा। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊं कि जो B1 वीज़ा है ये होता है बिजनेस कॉन्फ्रेंस विजिट वीज़ा। जब आपको किसी अदारे की तरफ से कोई इनविटेशन आता है तो आप उसको अप्लाई करते हैं बिजनेस कॉन्फ्रेंस विजिट वीज़े पे। और बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो विजिट वीज़ा है ये आपका सॉलिड रीज़न होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जो B1 वीज़ा है ये असल होता है जब आपको वहाँ से कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो और वहाँ से जब इनविटेशन आता है और वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड ही हो। जगह जो आप पाकिस्तान में जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आपके जिस भी कैटेगरी में आपका काम है उसी कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपको इनविटेशन आ रहा है, आप उसी कैटेगरी की बेस पे आप वहाँ से इनविटेशन मंगवा के अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे लिए सॉलिड रीज़न होती है क्योंकि वीज़ा आपका बिज़नेस पर्पस की बेस पे ही लगता है। वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हो, तो वो आपका पर्पस सॉलिड होता है कि हमारे पास वहाँ से इनविटेशन आया और ये हमारा पर्पस है, ठीक है। इसी तरह जो सा B1 और B2 जो वीज़ा होता है, B1 और B2 ये होता क्या है कि जब आपका वहाँ पे आपकी वहाँ पे कोई मीटिंग है बिज़नेस की और वहाँ से आपके बिज़नेस इनविटेशन आया हो और कंपनी आपको बुलाना चाह रही हो, तो उस सूरत पे हम B1 वीज़ा यूज़ करते हैं। और इसके अंदर फिर कुछ सेमिनार्स भी आते हैं, एग्जीबिशंस भी आ जाती हैं और इसके अंदर ऑलरेडी कोई भी इवेंट ऐसा हो जिस तरह कोई वेडिंग सेरेमनीज़ भी आ जाती हैं या इसके अलावा कोई वहाँ पे कोई कन्वोकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड B1 और जो B2 होता है वो एज ए टूरिस्ट विजिट वीज़ा होता है। वो जो टूरिस्ट विजिट वीज़ा होता है उसके अंदर आपके वहाँ फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके वहाँ पे रिलेटिव भी होते हैं और आप वहाँ पे एज ए टूरिस्ट वीज़ा अपना प्लान करके जा सकते हैं। ये B1 B2 होता है। और जो B2 होता है वो जस्ट ओनली टूरिस्ट विजिट वीज़ा होता है कि जस्ट हम वहाँ पे सिर्फ सैर करने के लिए जा रहे हैं और वो होता है टूरिस्ट और एंड साइट सीइंग के लिए होता है। और प्लस इसमें जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है कि B2 के अंदर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि मोस्टली जो है वो आप देख लें कि जिन लोगों के वीज़े लगे हैं वो B1 B2 ही लग कर आते हैं, ना कि B1 कोई अलग वीज़ा नहीं लगता, ना ही B2, वो लगता ही B1 B2 ही लगता है वीज़ा, ठीक है। और ये होता है 5 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका के इन वीज़ाज़ के ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जस्ट ओनली इंटरव्यू बेस पे वीज़ा होता है। अगर आपके पास इनविटेशन आया तो वो वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी, वो चेक कर सकता है, नहीं भी कर सकता, वो उसकी मर्ज़ी पे है, ठीक है। और ये जो वीज़ा ऑफिसर है उसकी जो जजमेंट है वो आपकी कन्वर्सेशन पे होती है और आपके फेस इंप्रेशन पे होती है। यूएसए का जो वीज़ा है नॉन इमिग्रेंट यूएसए का जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है ये आपका लक बेस्ड सिस्टम पे वीज़ा है, ना कि डॉक्यूमेंटेशन बेस पे। और यूएसए में ऐसे लोग भी हैं, यूएसए के वीज़े जो लोग अप्लाई करते हैं ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई एनटीएन नहीं बनवाया, कोई बैंक स्टेटमेंट बनाई, उन लोगों के वीज़े भी लगे हुए हैं। यूएसए वीज़ा जो है ये एक लक बेस सिस्टम है और लक बेस के ऊपर ही आपके वीज़े लगते हैं और ना कि ये वीज़ा ऑफिसर पे कोई डिपेंड नहीं है कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि आपका एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो 6ठी दफ़ा का वीज़ा लग गया है। वही आपके सोशल टच भी हुई हैं, फाइनेंशियल टच भी हुई हैं, फैमिली टच भी हुई हैं। बस ये लक बेस सिस्टम है, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, जब दाना पानी लिखा जाता है उस वक्त आपने जाना ही जाना है। तो इसकी जो यूएसए की जो एम्बेसी फ़ीस है वो है $185, जो आजकल पाकिस्तानी रुपीज़ में 55,500 है। यूएसए ने ऑलरेडी अपनी फ़ीस इंक्रीज़ करनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी क्योंकि आई थिंक 2026 में वो अपनी फ़ीस इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। जो उनकी फ़ीस जो आपको नेक्स्ट जब आएगी तो वो 75,000 हो जाएगी पाक रुपीज़ में, ठीक है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि आजकल जो मेन जो इशू बना हुआ है यूएसए की विजिट वीज़े पे वो ये है कि अपॉइंटमेंट स्लॉट्स का अपॉइंटमेंट ही नहीं है तो हम क्या केस अप्लाई करेंगे। मेरे पास तो जब भी कोई क्लाइंट पहले आता है यूएसए इन्फॉर्मेशन लेने की तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि अपॉइंटमेंट है कि नहीं, फिर मैं केस लेता हूँ, अदरवाइज मैं केस लेता ही नहीं हूँ। तो अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी तो हम केस तैयार करेंगे, जब अपॉइंटमेंट ही नहीं है तो हम केस तैयार करें, हमें केस तैयार करने का क्या पता, साल तक लोग बैठे रहेंगे, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है कि क्या होना क्या नहीं होना। लेकिन
बात ये है कि ये चीज़ें तो एम्बेसी को सोचनी चाहिए कि जो लोग फ़ीसें वगैरह पे कर रहे हैं उनको चाहिए कि उनके साथ उनके साथ तावन करें, अकोमोडेट करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको अपॉइंटमेंट्स वगैरह दें। 6-6 8-8 महीने तक लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये बताता जाऊँ कि यूएसए के ऊपर डन पे सबसे ज़्यादा काम यूएसए की कंट्री में डन पे काम होता है, क्योंकि यूएस में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। कोई भी बंदा किसी की भी प्रोफाइल यूज़ करके आपको एम्प्लॉय करके आपको बिजनेस शो करके आपको वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और वो लक बेस सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन यूएसए एम्बेसी के ऊपर ऐसे लोग भी हैं जिनके बिल्कुल ब्लैंक पासपोर्ट, उनको वीज़ा भी दी है। ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, उनके वीज़े रिजेक्ट भी हुए हैं। अच्छे जो बिजनेसमैन हैं, वेल सेटल हैं, उनके वीज़े भी रिजेक्ट हो गए हैं। ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके वीज़े लगे भी हैं, और ऐसे लोग हैं जिनकी सोशल टाइज कम वीक हैं, उनके फाइनेंशियल टाइज भी वीक हैं, उनके फैमिली टाइज भी वीक है, उन लोगों के वीज़े भी लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताता जाऊं कि यूएसए का वीज़ा वो है तो बहुत इजी, लेकिन है भी बहुत टफ, ठीक है। ये इस चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, या वीज़ा ऑफिसर भी नहीं बता सकता कि उसने आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। ये है लक बेस्ड सिस्टम यूएसए का वीज़ा, ठीक है। ये जब अल्लाह का हुक्म होता है फिर ही काम होता है, ना कि एम्बेसी के इख्तियार में है, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर के इख्तियार में वीज़ा देना नहीं होता, ये आपके अपने नसीब से वीज़ा लगता है, ठीक है। जो मेरा तजुर्बा है 12 सालों से वो ये है कि ये अमेरिका का वीज़ा एक लॉटरी सिस्टम है, एक लक बेस्ड सिस्टम है। आपने पैसे फेंकने, एम्बेसी फीसें पे करनी है, आप करते जाए अप्लाई बार बार, तो आपका एक न दिन आपको वीज़ा लग के जाना, ठीक है। तो इसमें ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती। कुछ अक्सर कंसल्टेंट कह रहे हैं कि जी आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी तो आपको वीज़ा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे पासपोर्ट पे भी लोगों के वीज़े लगे हैं और बहुत दुनिया गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो उनसे ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों के वीज़े भी लगे हैं और नहीं भी लगे। तो अब आप ये सोचें कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है उनके अमेरिका ने उनके वीज़े रिजेक्ट किए हैं, और जिनकी बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनको भी अमेरिका ने वीज़े दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा लक बेस्ड सिस्टम है, ना कि कोई डॉक्यूमेंटेशन बेस पे कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसा वो नहीं सिस्टम। तो बस यही मैंने आप लोगों को बताना था B1 B2 वीज़े के बारे में, कि ये बड़ा इजी कंट्री है, इजीएस्ट कंट्री, लेकिन है भी बहुत इजी और बहुत टफ है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि यूएसए का जो नॉन इमिग्रेंट जो वीज़ा है, इसमें जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं जिनके वहाँ पे रिलेटिव हैं या जिनके वहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जब वो वहाँ से अपना यूएस कॉन्ट्रैक्ट डिटेल वहाँ से भेजते हैं, तो अक्सर जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, जो कंसल्टेंट हैं या जो एजेंट्स हैं, वो उसको मिस यूज़ करते हैं, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जी जो वहाँ से जो एप्लीकेंट है जेन्युइन, वो जब वहाँ से डाटा मंगवाता है तो वो जब वीज़ा अप्लाई करता है, अगर उसका वीज़ा लग जाए या रिजेक्ट हो जाए, तो बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसल्टेंट या एजेंट वही वो जो डाटा उसको मिस यूज़ करके जो स्पीड करते हैं और वो यूज़ करते हैं। तो ये भी मैं एम्बेसी को बताता जाऊँ कि इस पे भी फोकस करें, इस पे भी वेरिफिकेशन करें। आपका इतना बड़ा सेटअप है माशाल्लाह, पावरफुल कंट्री है यूएसए, आप कम से कम इन चीज़ों को तो गौर करें कि जो लोग एप्लीकेशनें दे रहे हैं आया कि उनका डाटा जेन्युइन भी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि एक जो जेन्युइन जो विजिटर है उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और जो फेक विजिटर है उसका वीज़ा लग जाता है वही सेम डिटेल्स पर, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल पर। तो इसके ऊपर भी ज़रा फोकस किया जाए। यूएस एम्बेसी को चाहिए कि वो जब भी कोई एप्लीकेशन आए उसको अच्छी तरीके से रीड करे, उसमें जो डाटा फीड हुआ है उसको अच्छी तरीके से उसकी वेरिफिकेशन करे, ठीक है। अक्सर लोगों ने यहाँ पे कंपनीज़ वगैरह बनाई हुई हैं पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में, लोगों ने बिज़नेस बनाए हुए हैं, तो वो वहाँ पे एम्प्लॉई शो कर देते हैं, ठीक है, या बिज़नेस पार्टनर शो कर देते हैं या बिजनेसमैन शो कर देते हैं। इस पर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका जो डाटा है, उनके जो सोशल डाइज वो भी एम्बेसी को यही चेक करे, फाइनेंशियल डाइज चेक करे, फैमिली डाइज चेक करे, ठीक है, कि आया कि ये कब से काम कर रहा है, ठीक है, वाकई ये बंदा पाकिस्तान में फाइलर भी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मज़ीद और आपको इन्फॉर्मेटिव मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स में आपके जो भी सवाल आते हैं मुझसे करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।